अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर्स। आज मेरे साथ हैं नासिर इश्तियाक जो मेरे तालिब इल्म हैं और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। ये कुछ सवालात तालीम के हवाले से करना चाहते थे। आएँ इनके सवालात के जवाबात देते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपने पेशा वराना तालीम हासिल की है। आप हमें आज बताएं कि तालीम अहम क्यों है और बच्चे की तालीम का आगाज़ कब होना चाहिए। जी नासिर, बहुत ही अहम नुक्ता आपने उठाया है, इंतहाई अहम, जिससे वालिदैन को इंतहाई फ़ायदा हासिल होगा। देखिए नासिर, इस कायनात की तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की तख्लीक करने के बाद सबसे आखिर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक नाज़िल फरमाया। कुरान पाक जब नाज़िल फरमाया तो उसकी पहली 5 आयत जो गारे हिरा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई, वो इस चीज़ का वाज़िह सबूत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि हर शख्स मर्द व ज़न इल्म हासिल करे। कुरान पाक की सूरतुल अलग की पहली 5 आयत जो नाज़िल हुई, उनका तर्जुमा अगर आप गौर से देखें, इक़रा सबसे बड़ी किताब, और उसका आगाज़ होने जा रहा है और सबसे पहले अल्फाज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनका इंतखाब किया वो कोई और नहीं है, वो क्या है? इक़रा, पढ़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा ही गफूरुर रहीम है। और पढ़, जिसने तुझे वो इल्म सिखाया कलम के ज़रिए से जिसके बारे में तू पहले नहीं जानता था। तो ये कुरान पाक की सूरतुल अलग की पहली 5 आयत ये हमें भरपूर इशारा देती हैं कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए, हमें तालीम हासिल करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस हैं, जिनमें से एक वाज़िह हदीस जो हमें तालीम के बारे में इशारा देती हैं कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। यानी कि एक बच्चा माँ की गोद में ही तालीम हासिल करना शुरू कर देता। और हमें कहाँ तक करना चाहिए इल्म हासिल? कब्र तक। यानी कि जब तक इंसान की मौत नहीं हो जाती उस वक़्त तक हमें इल्म हासिल करते रहना चाहिए। ग़ज़वा बदर काफ़िरों के साथ पहला मोरका हुआ ना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के जो काफ़िर थे उनको कैदी बना लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पैगाम भेजा कि फिदिया देकर तो जो काफ़िर अपने कैदियों को छुड़ाना चाहते हैं वो छुड़ा लें। दूसरी शर्त ये रखी कि 10 मुसलमान बच्चों को जो काफ़िर पढ़ना लिखना जानते थे उनको कहा कि अगर 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे तुझे चीन जाना पड़े, क्योंकि चीन बहुत दूर था, मक्का से बहुत दूर था, इसलिए चीन की तरफ इशारा करके कहा कि चीन चाहे तुम्हें जाना पड़े, तुम्हें इल्म हासिल करना चाहिए। हाँ, इल्म किस उम्र में हासिल करना चाहिए? तो नासिर, माँ की गोद से ही इल्म का आगाज़ हो जाता है। बच्चे की तालीम का आगाज़ माँ की गोद से ही शुरू हो जाता है। बच्चा घर में माँ की आगोश में परवरिश पाता है तो आदाब सिखाती है माँ, खाने पीने के आदाब सिखाती है, उसको साफ़ सुथरा रखती है। वो देख रहा है कि मेरी माँ मुझे साफ़ सुथरा रखती है, वो देख रहा है कि मेरे घर के अफराद का रवैया मेरे साथ कैसा है, वो देख रहा है कि मुझे कैसे खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। वो रिश्तों की पहचान करता है, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे वालिद हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी दादो है, ये मेरे चचा हैं। तो वो इनकी रिश्तों की पहचान जो कर रहा है ये इल्म ही तो हासिल कर रहा है। फिर आप ये भी देखते हैं कि छोटा बच्चा जो सा है, जब उसके सामने कोई कलरफुल चीज़ आ जाती है तो वो उसकी तरफ भागता है, उसकी तवज्जो उस तरफ चली जाती है, वो अपनी तवज्जो उस तरफ मबजूल कर लेता है। जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना ज़बरदस्त कलर होगा, जो बच्चे को मन को भाता होगा, वो उसकी तरफ लपकेगा। बेड पे बच्चा छोड़ देना तो बच्चा जो सा उस चीज़ की तरफ जाएगा जिस
चीज़ का कलर अच्छा होगा जो उसके दिल को अच्छी लगेगी, यानी कि अट्रैक्टिव चीज़ें, अट्रैक्टिव कलर जो उनसे उनकी तरफ वो भागता है। आप कोई पिक्चर्स वाला कायदा ले लें, प्ले नर्सरी प्रेप क्लास का, एक साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे के सामने रख दें, आप देखेंगे कि बच्चा उसके ऊपर कितनी तवज्जो देता है। तो ये बच्चा सीख रहा है, वो चीज़ों के ज़रिए से सीख रहा है, वो घर के अफराद की शनाख्त सीख रहा है, वो रंगों को पहचान रहा है, वो रंगों के बारे में सीख रहा है। माँ उसको बोलना सिखाती है। पहली मरतबा बच्चा जो सा मामा पापा कहता है तो वो वालिदैन खुश होते हैं। तो वो उसने मामा पापा कैसे सीखा? वो उसने सीखा माँ की गोद से सीखा। माँ जो सी है वो उसको बच्चे को सिखा रही है कि बेटा ये चीज़ें शेयर कैसे करते हैं, कि बच्चा 2-2.5 साल का हुआ, थोड़ी सी चीज़ बेटा पापा को दे दो, छोटी बहना को दे दो, ये दादा को दो थोड़ी सी चीज़। तो वो बच्चा शेयर करने की आदत माँ उसको सिखा रही है। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा, बड़ी फनी और मज़ाहिया किस्म का सीन होता है कि जब बच्चा 2-2.5 साल का हो, उसका फीडर उठा लें, आप उसका फीडर उठाकर उसके सामने वहाँ से दूर ले जाएं। क्या करता है बच्चा? अपना फीडर देखता है, उसकी पूरे कमरे में किसी चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं होती, अपने फीडर के ऊपर उसकी तवज्जो होती है कि ये मेरी मलकियत है, ये मेरी चीज़ है, ये मेरे रूम से मेरी चीज़ लेकर कोई बाहर क्यों जा रहा है। तो ये क्या है? मलकियत का हक जता रहा है। बच्चा बता रहा है उस 2 साल की उम्र में, बता रहा है कि ये मेरी मलकियत है। ये उसने सीख लिया है, उसने देखना सीखा, उसने सुनना सीखा है। 2-2.5 साल की उम्र में उसने रिश्तों की पहचान सीखी है, उसने रंगों का सीखा है, उसने माँ बाप का रवैया सीखा है, उसने बहुत कुछ सीख रहा है। नेल्सन मंडेला जो कि जनूबी अफ्रीका के पहले सदर थे, स्याह फॉर्म सदर थे, 1994 से लेकर 1999 तक जो सा है वो अफ्रीका के सदर रहे। उन्होंने भी तो कहा ना, बड़ा मशहूर कौल है उनका कि आप मुझे पढ़ी लिखी माँ दे दें, मैं आपको पढ़ा लिखा मुआशरा दे देता हूँ, पढ़ा लिखी कौम दे देता हूँ। यानी कि एक माँ का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो अपनी औलाद को अच्छे तरीके से गाइड कर सकेगी, वो माँ की गोद में अच्छे तरीके से परवरिश कर पा रहा है बच्चा, वो बेहतर तालीम हासिल कर रहा है, स्कूल जाने से पहले माँ की यूनिवर्सिटी में वो तालीम हासिल कर रहा है। उम्मीद है कि नासिर आपका ये पहला सवाल जो सा है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। जी सर, मेरा एक और सवाल है। जी नौजवान तालिब इल्मों में तलीमी लिहाज से आपकी नज़र में क्या खामियां पाई जाती हैं और इनको कैसे बेहतर बना सकते हैं? नासिर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि नौजवान, जब आप बात करते हैं नौजवान की तो फिर 9th 10th के स्टूडेंट्स की बात की जाती है, कॉलेज लाइफ की बात की जाती है। ये 9th 10th की अगर बात की जाए तो ये टीन एज कहलाती है। बच्चा इस उम्र में 14 साल 15 साल का हो जाता है, बच्चियां भी बच्चे भी। ये वो उम्र होती है कि जिस उम्र में ज़िंदगियां चेंज होती हैं, बड़ी तेज़ी के साथ रवैयों में तब्दीली होती है। लड़कियां मुकम्मल तौर पर, बच्चियां मुकम्मल तौर पर लड़कियां बन रही होती हैं और बच्चे मुकम्मल तौर पर लड़के बन रहे होते हैं, मर्द बन रहे होते हैं। इस एज को टीन एज इसलिए कहा गया है कि ये ऐसी उम्र है जिसमें उम्र के इस हिस्से में तालिब इल्म बिगड़ भी सकते हैं और सुधर भी सकते हैं। बिगड़ गए तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, सुधर गए तो ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी, ज़िंदगी सुधर जाएगी। यही वजह है कि आज भी एक अच्छा टीचर जो सा है वो बच्चों को इस उम्र में बहुत नसीहतें करता है कि बेटा ये चीज़ें बेहतर हैं, इनको करो, इनको नहीं करो। इस दौर में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बेटा वो ये है कि मोबाइल फ़ोन से दूरी होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन जो सा है आज 9th और 10th क्लास के तालिब इल्मों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बना। बज़ाहिर ये तालिब इल्मों के लिए बहुत अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ है कि वहाँ पे बैठते हैं, कुछ भी बात करते हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया का दौर है। लेकिन मेरी नसीहत है कि वालिदैन भी और बच्चे भी इनको अपनी तलीमी सफ़र के दौरान मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर मोबाइल का यूज़ करते हैं तो अपनी तालीम के लिए, अपनी तलीमी बेहतरी के लिए इसको इस्तेमाल में लाएँ। और इस 9th और 10th की एज में जवान तालिब इल्मों के लिए एक और नसीहत के अदब करें, अपने वालिदैन का अदब करें, अपने टीचर्स का अदब करें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। टीचर कोई काम देते हैं और उसके ऊपर जो सा है वो सख्ती से अमल दरामद करें, उस काम को पूरा करने की कोशिश करें। वालिदैन का भी हुक्म बजा लाएं
क्योंकि ये दो ही अथॉरिटीज़ हैं जो आपको तालीम में मदद कर रही हैं। अगर कभी टीचर गुस्से में कोई डांट डपट कर भी दे तो उसको आपका रवैया चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? आपके रवैये के साथ टीचर का रवैया जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन कभी ना अपनाएं कि आपके रवैये से तंग आकर टीचर जो सा है वो आपके मुखालिफ हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टीचर के साथ आपका रवैया, आपका रिश्ता मजबूत है, उनके दिल में आप अपनी जगह बना चुके हैं, तो फिर होगा क्या? उससे फ़ायदा ही होगा। क्या होगा? फॉर एग्जांपल आप किसी वजह से कोई 10 दिन छुट्टियां करके आप स्कूल, एकेडमी, कॉलेज किसी भी जगह पे गए हैं, तो टीचर पूछेगा, हाँ भाई कहाँ थे? आप अपनी मकबूल वजह बताते हैं, तो टीचर वो जो 10 दिन का लेसन है ना, मुमकिन है आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर आपको कि बेटा इधर आओ, बैठो, ये काम चलिए ऐसा है। और अगर आपका रवैया टीचर के साथ अच्छा ना हुआ, पहले ही रवैया आपका टीचर के साथ अच्छा नहीं है, तो फिर वो टीचर आपको कतन जौन सा है वो आपको प्रीवियस लेसन जौन सा है वो बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। और मेरे एक टीचर थे, आज भी हैं, सर अमजद उनका नाम है, मैंने उनसे ग्रेजुएशन की थी। आइडियल एकेडमी वो बागबानपुरा लाहौर में चलाते थे। तो उनकी बातें जौन सी हैं वो मुझे नहीं भूलती। उन्होंने हमें मारा नहीं, एक स्टिक भी कहा जाए ना तो वो स्टिक भी उन्होंने नहीं मारी। और उनके एक बात वो जो मुझे नहीं भूलती, मैं आपके सामने भी आज रखता हूँ। वो कहते थे कि बेटा 100 नंबर का पेपर है ना, तो 100 नंबर का पेपर कतन ये नहीं समझना कि मैंने स्टडी कर ली, मैंने किताबों को रट्टा लगा लिया तो ये मेरी जौन सी स्टडी हो गई। वो कहते थे कि 100 नंबर जौन सा है उसको उसके 4 पार्ट्स करने, 4 हिस्से करने। 25 नंबर वो कहते थे अपने माँ बाप की दुआएं जौन सी हैं वो 25 नंबर दिलाती हैं। जब आप पेपर देने के लिए जाएं, घर से निकलें स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या किसी इम्तिहान के लिए, तो माँ बाप से ख़ास तौर पर कह के निकलें, माँ जी, अबू जी, मेरे लिए दुआ कीजिएगा ताकि मैं इम्तिहान में, आज की स्टडी में, आज पेपर में कामयाब हो जाऊँ, आज मेरा टेस्ट अच्छा हो जाए। फिर वो कहते थे कि 25 नंबर जौन सा है वो इस साथी के एहतराम के हैं और उनकी स्टडी के हैं, जो टीचर्स आपके ऊपर एफर्ट करते हैं। तो 25 नंबर जौन सा है इस चीज़ के हैं, उसमें भी हमें चाहिए कि हमें अपने इसाज़ा का एहतराम करें। अगर इसाज़ा का एहतराम करते हैं तो वो 25 नंबर उसके हैं। हमारी अपनी तैयारी, हमारी अपनी एफर्ट अपनी जगह पे, लेकिन वालदैन का एहतराम, वालदैन की दुआएं 25 नंबर। 25 नंबर जौन से हैं आपके इसाज़ा के एहतराम के, और 25 नंबर आपकी स्टडी की प्लानिंग के। आपका जो, आप कोई भी क्लास है, आप मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो जो 25 नंबर हैं आपकी स्टडी के, आप अपनी स्टडी के लिए कितना प्लान करते हैं, आप कितना टाइम देते हैं, कितना फोकस रखते हैं उसके ऊपर। और 25 नंबर जो उनसे थे वो कहते थे अच्छी और बुरी किस्मत के। वो कहते थे फॉर एग्जांपल आपने अच्छा स्कूल भी चूज़ कर लिया, अच्छी एकेडमी भी चूज़ कर ली, आपने माँ बाप से दुआएं भी ले ली, और आपने पूरा साल अच्छी प्लानिंग करके अच्छे तरीके से तैयारी करके पेपर भी दे दिए। अब अच्छी और बुरी किस्मत वहाँ पर आपका, अगर उसने साथ ना दिया तो वहाँ पे भी खराबी पैदा हो सकती है। कि फॉर एग्जांपल आपका पेपर है, वो टीचर के सामने, एग्जामिनर के सामने चला गया जिसने आपका पेपर चेक करना है, तो वो घर से आया है, घर से लड़के आया, और आते साथ ही आपका पेपर जो सा है वो आपके सामने, और बड़ा गुस्से में, तो यहाँ पे आ गई आपकी किस्मत, अच्छी या बुरी किस्मत। और अगर आपकी पहली 1-2 लाइनें उसने गुस्से में देख ली कि ये गलती की है, उसने जो सा फौरन वहाँ पे क्रॉस लगाना। टीचर्स इसको फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन भी कहते हैं, और इसको अच्छी और बुरी किस्मत का भी नाम दिया जाता है। और अगर उसने आपका पहला सवाल ही देख लिया, ये ठीक नहीं, उसने हो सकता है आपकी कोई चीज़ ना देखे, वो क्रॉस मारता चले जाए, एक एक छोटी छोटी मिस्टेक के ऊपर आपको सारा गुस्सा आपके पेपर पे निकाल दे। बाद की बात है कि आप पेपर में रिव्यू में जाते हैं या नहीं जाते। और दूसरा, अगर वही टीचर घर से खुशगवार माहौल में से उठ के आया, घर से नाश्ता अच्छे तरीके से करके आया, फैमिली में बड़ा खुश व खुर्रम है, उसके हालात भी ठीक हैं, और वो वहाँ से आज बड़े खुशगवार मूड में आया, मौसम भी बड़ा प्यारा है, आते साथ ही उसके टेबल पे चाय भी उसको मिल गई है और आपका पेपर भी सामने है, और फिर वो आपका रवैया जौन सा है वो पेपर के ऊपर आपको देखता है पहले क्वेश्चन को कि वो बहुत अच्छा है, और वो फिर पहला सवाल देख के टिक लगाता है, आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तो वो खुशगवार मूड में आपका पेपर चेक हो गया, तो ये आपकी अच्छी किस्मत है। तो ये जो उनसे हैं जो पेपर की
जो 100 नंबर की तैयारी जिसको 4:100 में डिवाइड जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये भी इंतहाई ज़रूरी है। और इस उम्र में लड़का हो या लड़की, इनको ये भी चाहिए कि अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें। अच्छे दोस्त वो जो आपको दीन में आपको आगे बढ़ने में मदद दें। अच्छे दोस्त वो जो आपको कहीं आए हैं आज स्टडी के ऊपर तवज्जो देते हैं। अच्छा दोस्त वो नहीं है जो आपको दीन से दूर करे, और अच्छा दोस्त वो नहीं है जो आपको स्टडी से दूर कर दे। ये दोस्त आपके वक्ती तौर पर है। असल चीज़ आपके नॉलेज ने, आपकी स्टडी ने, आपकी तलीम ने काम आना है, किसी और चीज़ ने आपके काम नहीं आना। उम्मीद है कि नासिर आपको दूसरे सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे? जी सर, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है आपसे। वालिदैन को बच्चों की तलीम के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे जो बच्चों की तलीम और तरबियत के लिए मुफीद है? जी बिल्कुल। वालिदैन तो वो दूसरा पहिया है कि जो किसी भी तालिब इल्म की तलीम को मुकम्मल करने में ज़िम्मेदार होते हैं। अगर गाड़ी का यही पहिया ख़राब हो गया, इस पहिए ने तवज्जो ना दी, तो वो तलीम का सिलसिला बिल्कुल ठीक नहीं रहता। वालिदैन को बहुत सारे, ना सिर्फ वालिदैन को बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है। मैं उनमें से अहम चीदा बातें जो उनसी हैं वालिदैन के गोशगुजार करना चाहूँगा। लाजमी तौर पर अगर वालिदैन इनके ऊपर अमल करते हैं तो उनका भी फ़ायदा होगा, उनके बच्चों का भी फ़ायदा होगा। कि ख़ास तौर पर बच्चे जब 9th और 10th में पहुँच जाते हैं तो इनके रवैयों में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है। मेरा वालिदैन से एक रिक्वेस्ट है कि इस उम्र में लड़का हो तो वालिद को चाहिए कि उसको अपना दोस्त बनाए। अगर बेटी है तो उसको चाहिए कि उसकी माँ को चाहिए कि अपनी बेटी को दोस्त बना ले। उनके साथ दोस्ताना रवैया, उनको बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बेटे को बाप के साथ बात करते हुए और बेटी को माँ के साथ बात करते हुए कोई भी मसला पूछना हो, कोई मसला शेयर करना हो तो उसके बारे में उनको हिचकिचाहट नहीं हो, कोई गैर ना हो। वो ये ना समझे कि ये कौन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वो क्योंकि इस उम्र में बच्चों को बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। तो अगर आप वालिदैन नहीं सिखाएंगे तो बच्चा जो सा है ऐसी बातें जो बाप से सीखनी थी, जो माँ से सीखनी थी, वो बच्चा जो सा है अपने बुरी सोबत वाले लड़के से सीखता जाकर कि ये चीज़ मैं जो सा है वो वालिदैन से करूँगा तो मुझे शर्म महसूस होगी, तो चलो मैं, ये लड़का है, ये मेरी सोसाइटी का लड़का है, वो हर अच्छी और बुरी बात जब आप बच्चों को दोस्त नहीं बनाते तो फिर वो उससे सीखता है। तो ये भी याद रखें कि उनके साथ आपकी दोस्ती, आपकी फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए बच्चों के साथ कि वो आपके साथ अपने मसाइल शेयर कर सकें। इस उम्र में बच्चों को बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। साथ ही साथ अगर बच्चों के रवैये में आप कुछ तब्दीली देखें तो उन के रवैये में तब्दीली देखकर तो उनके मसाइल को समझने की कोशिश करें। उनका रवैया तब्दील क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। बच्चा खामोश रह रहा है, बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, बच्चा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है चंद दिन से, क्यों है, ऐसा क्या मसला मसाइल है, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। प्यार से, मोहब्बत से अपने पास बैठाकर उससे, बच्चे से इसके बारे में पूछें। दूसरा, मोबाइल फ़ोन जो सा है इससे बच्चों को दूर रखें। देखिए सोशल मीडिया का दौर है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि तलीमी लिहाज से भी ये फ़ायदेमंद है। इसको मुफीद कामों के लिए इस्तेमाल में लेके आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा अपनी तलीम के लिए मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना चाहता है, दें बच्चे को मोबाइल फ़ोन दें, वो अपने तलीमी लिहाज से इसके ऊपर जो सा है इसको यूज़ करे। उसके ऊपर नज़र भी रखें कि वो क्या कर रहा है, लड़का है या लड़की है, क्या कर रहा है। फिर बच्चे के इसातिज़ा के साथ मुकम्मल राब्ते में रहें। उनसे हर हफ्ते के बाद, 2-4 दिन के बाद जब आपको फुर्सत मिले, लाजमी उनके टीचर से फिज़िकली मिलें, जाकर फ़ोन पे रब्ता करें। बच्चे के सिलेबस के ऊपर जो सा है वो भी नज़र रखें। आप पढ़े लिखे वालिदैन हैं तो आप जो सा है वो बच्चे के सिलेबस को देखें, बेटा आज क्या पढ़ के आए हो। फिर उसके लेसन्स के बारे में, उसकी तलीमी कारकर्दगी के बारे में गाहे बगाहे जाकर उसके टीचर से भी मिले। ये भी बच्चों को फ़ायदा देगा। फिर घर में होते हुए जब बात की जाए कि बच्चे घर में हैं, क्योंकि सारा दिन जो सा है बच्चा स्कूल या अकेडमी में तो नहीं गुजारता, बच्चा घर में भी बड़ी चीज़ें सीखता है। बच्चा घर में भी रहता है, सोता है, खाना खाता है, वालिदैन रिश्तेदारों के साथ मिलता जुलता है। तो एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि अगर वालिदैन
मियाँ बीवी दोनों के दरमियान रिश्ता अच्छा नहीं है और वो बाहम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, घर का निज़ाम डिस्टर्ब है और बच्चा देख रहा है कि मेरी माँ जो सी है वो चीखो पुकार करती है और बाप मारता है या घर में लड़ाई और झगड़ा चलता है दिन, तो उसकी तालीम के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो मेरी आपसे वालिदैन से ये दरख्वास्त है कि वालिदैन के बच्चों के सामने जो सा है वालिदैन को अपना रवैया जो सा है नरम और मुखलिसाना रखना चाहिए। बाहम लड़ाई झगड़े वाली फ़िज़ा घर में नहीं होनी चाहिए। बच्चे के सामने अगर लड़ते हैं झगड़ते हैं तो बच्चे बुज़दिल हो जाते हैं, बच्चों में बहादुरी वाला जो कंसेप्ट है वो गायब हो जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा स्टडी में कमज़ोर रह जाते हैं और ज़हनी तौर पर भी कमज़ोर रह जाते हैं। साथ ही साथ बच्चे जो उनसे हैं उनकी फ़िज़िकली जो सेहत है वो भी मुतासर होती है। उम्मीद है कि आज जो नासिर ने 3 सवालात हमसे किए उनका मैंने कोशिश की है कि भरपूर अंदाज के साथ जवाब दिया जा सके। इसी तरह की अगर आप इंफॉर्मेटिव तालीम के हवाले से, नॉलेज के हवाले से और दीन व दुनिया की बेहतरी के लिए वीडियोस देखना चाहें तो मेरे इस चैनल को साजिद इंस्पायर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।